एक्सीलरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो पहला फार्मूला जो हम करते हैं बेटा वो ये होता है कि एक्सीलेशन एट एनी पॉइंट, एक्सीलेशन एट एनी इंस्टेंट, किसी भी टाइम पे चाहे मीन पोजीशन हो चाहे एक्सट्रीम, किसी भी जगह पे अगर आप करना चाहें तो एक्सीलेशन कैसे आप फाइंड करोगे। ठीक है बेटा। तो देखिए एक्सीलेशन का फार्मूला आपने पढ़ा है कि एक्सीलेशन होती है माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। एक्स का मकसद होता है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। तो अगर किसी भी जगह पे फॉर एग्जांपल कोई भी बॉडी है वो इस तरह से एक्सट्रीम पोजीशन है, ये दो एक्सट्रीम पोजीशंस है और ये मीन पोजीशन, सपोज करें ये पॉइंट ए है। अगर यहाँ पे आप एक्सीलेशन देखना चाहोगे तो इसको कहा जाएगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इसको आप कह सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं कि किसी भी टाइम पे अगर एक्सीलेशन आप करोगे तो ये फार्मूला इस्तेमाल करोगे। ठीक है। ओमेगा इंटू एक्स होता है या एक्सीलेशन हो जाती है, ओमेगा होता है 2 पाई अपान टी, 4 पाई अपान टी स्क्वायर इंटू एक्स, या आप ये भी कर सकते हैं 4 पाई स्क्वायर एक्स इंटू फ्रीक्वेंसी स्क्वायर। कोई भी फार्मूला आप एक्सीलेशन का कर सकते हैं। ये फार्मूला भी आप कर सकते हैं किसी भी टाइम पे एक्सीलेशन का। ठीक है। और ये फार्मूला भी, दो फार्मूले और भी है, ये फार्मूले भी आप कर सकते हैं। ठीक है। मैं इसके ऊपर क्वेश्चन आगे करता हूं, मैंने क्वेश्चन अलग जो है वो सिलेक्ट किए, मैं फार्मूले जो है वो कर लूं। अब अगर हम देखते हैं कि एक्सीलेशन एट मीन पोजीशन, हमने पढ़ा है कि एक्सीलेशन मीन पोजीशन पे क्या होती है बेटा, जीरो होती है। अब ये हुआ एक्सीलेशन का जनरल फार्मूला। आपको पता है कि मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट होता है जीरो। तो आप देख लें कि मीन पोजीशन पे जो एक्सीलेशन होगी इसको एक्सीलेशन मिनिमम कहा जाता है, इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू जीरो। तो एक्सीलेशन हो जाती है जीरो। तो एक्सीलेशन जीरो होती है, जीरो एट मीन पोजीशन, एक्सीलेशन जीरो होती है। ठीक है बेटा। अब तीसरी बात हम करते हैं कि एक्सीलेशन एट एक्सट्रीम पोजीशन, एट एक्सट्रीम पोजीशन जब एक्स हो जाता है मैक्सिमम, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट होता है एम्पलीट्यूड के बराबर। तो आप ये फार्मूला कर सकते हैं बेटा कि एक्सीलेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स नॉट, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इंटू एक्स नॉट इज इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर एक्स नॉट इंटू फ्रीक्वेंसी स्क्वायर। ठीक है। तो आप कहोगे एक्सीलेशन जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के। जितना एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा उतनी एक्सीलेशन ज्यादा होगी बॉडी के अंदर। क्यों? क्योंकि हुक्स लॉ कहता है डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा फोर्स ज्यादा होगी, और न्यूटन का लॉ कहता है फोर्स ज्यादा होगी एक्सीलेशन ज्यादा होगी। तो ये देखें एक्सीलेशन का डायरेक्ट ताल्लुक, क्योंकि डायरेक्ट इसलिए जुड़ेगा क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है, जब कांस्टेंट टर्म आता है तो आप कर सकते हैं। तो ये हो गया आपके पास एक्सीलेशन एट एक्सट्रीम पोजीशन के फार्मूले। ठीक है। तो ये हो गए आपके फार्मूले। ठीक है बेटा। तो ये हुए एक्सीलेशन के फार्मूले। अब मैं फार्मूला करता हूं टाइम पीरियड का। देखिए बेटा टाइम पीरियड कैसे निकालोगे, लेकिन ये टाइम पीरियड का फार्मूला ओनली फॉर हॉरिजेंटल मास स्प्रिंग सिस्टम है बेटा। हॉरिजेंटल मास स्प्रिंग सिस्टम के सिवा ये फार्मूला किसी और पार्टिकल पे नहीं लगेगा। ये जनरल फार्मूले हैं। हॉरिजेंटल मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए लग सकते हैं, पेंडुलम के लिए लग सकते हैं, किसी भी कोई भी चीज हो जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में होती है, फार्मूला जनरल फार्मूला है। कल वाला फार्मूला भी जनरल फार्मूला था डिस्प्लेसमेंट का। इन्हीं ऑब्जेक्ट जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में होता है वो फार्मूला इस्तेमाल कर सकते। लेकिन आज जो मैं ड्राइव करने जा रहा हूँ टाइम पीरियड का फार्मूला, ये सिर्फ और सिर्फ वैलिड रहेगा हॉरिजेंटल मास स्प्रिंग सिस्टम पे।
पेंडुलम के टाइम पीरियड का अलग होगा। टाइम पीरियड का फार्मूला पॉइंट मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स की वजह से चेंज होता है। तो ये टाइम पीरियड जो मैं कर रहा हूँ ये हॉरिजेंटल मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए करोगे, वर्टिकल के लिए भी नहीं कर सकते। वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए भी आप जो फार्मूला इस्तेमाल करोगे वो अलग होगा। ठीक है, तो देखिए आपको पता है कि एक्सीलेशन का जनरल फार्मूला होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक है, और सिंपल इसमें मास स्प्रिंग सिस्टम के अंदर हमने पढ़ा था एक्सीलेशन माइनस के अपॉन एम इंटू एक्स होती है, इक्वेशन है 2। ये हॉरिजेंटल मास स्प्रिंग सिस्टम की एक्सीलेशन का फार्मूला है, ये है जनरल केस जो प्रोजेक्शन का। अब कंपेयर करेंगे एक्सीलेशन, तो दोनों कंडीशन में एक्सीलेशन ही होती है। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, 1 और 2 को अगर कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस के अपॉन एम इंटू एक्स। माइनस गया माइनस में, एक्स गया एक्स में, तो ओमेगा हो जाएगा अंडर रेडिकल के अपॉन एम। तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये फार्मूला भी ध्यान में रखिएगा, ये भी हमें काम आता रहेगा आगे। ठीक है, लेकिन हमें टाइम का फार्मूला चाहिए, तो टाइम का फार्मूला होगा ओमेगा 2 पाई अपॉन टी अंडर रेडिकल के अपॉन एम। तो इसको कर सकते हैं टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रेडिकल एम अपॉन के। ठीक है, तो ये हो जाएगा t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रेडिकल m अपॉन k। तो ये फार्मूला कहता है कि टाइम पीरियड जो होता है, टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रेडिकल ऑफ मास। ठीक है, मास ज्यादा होगा टाइम पीरियड ज्यादा होगा। टाइम पीरियड ज्यादा होने का मकसद है वाइब्रेशन स्लो, टाइम पीरियड ज्यादा होने का मकसद है ज्यादा टाइम के अंदर वाइब्रेशन होगी, और वाइब्रेशन के अंदर टाइम ज्यादा उसी सूरत में लगेगा जब वाइब्रेशन स्लो होगी। और ये होता है दूसरी पॉइंट होती है टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल अंडर रेडिकल ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। कि स्प्रिंग कांस्टेंट अगर बड़ा होगा टाइम पीरियड छोटा होगा, मींस फास्ट वाइब्रेशन। क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट जितना बड़ा होगा उतना स्प्रिंग हार्ड होगा। यहाँ से बहुत ही एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आती है कि टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड। टाइम पीरियड, ये जनरल पॉइंट है, टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड। टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, देखिए फार्मूले के अंदर आ गया। टाइम पीरियड क्यों इंडिपेंडेंट है एम्पलीट्यूड से? इसलिए इंडिपेंडेंट है क्योंकि एक्सीलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। एम्पलीट्यूड अगर कम होगा तो एक्सीलेशन भी कम होगी, एम्पलीट्यूड अगर ज्यादा होगा तो एक्सीलेशन भी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब है कि अगर डिस्प्लेसमेंट कम होगा तो एक्सीलेशन भी कम, टाइम ज्यादा लेगी बॉडी, और अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो एक्सीलेशन भी ज्यादा होगी और टाइम दोनों का इक्वल लगेगा। फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक बंदा है वो 10 मीटर तय करता है 1 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से, तो वो 10 मीटर को तय करेगा 10 सेकंड के अंदर। दूसरा बंदा है जो 20 मीटर तय करता है 2 मीटर पर सेकंड से, तो वो 20 मीटर भी कितने टाइम के अंदर तय करेगा? 10 सेकंड के अंदर। पहला बंदा 10 मीटर तय करता है 1 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से, मींस उसने 10 मीटर डिस्टेंस तय किया स्लोली 10 सेकंड के अंदर, और दूसरे बंदे ने 20 मीटर तय किए 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से, तो उसने भी 20 मीटर तय किए 10 सेकंड के अंदर। फर्क ये हुआ कि उसने फास्ट मूव किया, उसने स्लो मूव किया। तो यही होता है कि अगर एम्पलीट्यूड कम होगा तो एक्सीलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट, बॉडी स्लो मूव करेगी। अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो बॉडी फास्ट मूव करेगी। नतीजा क्या निकलेगा? टाइम दोनों कंडीशन के अंदर सेम रहेगा, क्योंकि ये एक्सीलरेटेड मोशन है और एक्सीलरेशन यहाँ पे होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट के। इसलिए
अगर एम्पलीट्यूड कम होगा तो वाइब्रेशन स्लो होगी, एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा वाइब्रेशन फास्ट होगी। दोनों कंडीशन के अंदर टाइम पीरियड जो होगा वो सेम हो जाएगा। तो टाइम पीरियड ये जनरल था, कोई भी बॉडी एनी ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर जो होता है, चाहे पेंडुलम हो, चाहे हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम हो, चाहे वर्टिकल वर्टिकल के अंदर नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम हो, उनका टाइम पीरियड जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है एम्पलीट्यूड के। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड जो होता है वो इंडिपेंडेंट है किसके? इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया, टाइम पीरियड का फार्मूला हो गया। ठीक है, अब ये हमारे पास हो गए डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला हुआ, एक्सीलेशन का फार्मूला हुआ, और एक मिनट, एक्सीलेशन को मैंने मैक्सिमम नहीं लिखा बेटा यहाँ पे। ये एक्सीलेशन जो होती है ना, इसको कहा जाता है मैक्सिमम। ये क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सीलेशन क्या होती है? मैक्सिमम होती है। इसको लिख ले क्योंकि आगे क्वेश्चन के अंदर काम आएगा। अब हम करते हैं वेलोसिटी। ठीक है बेटा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग a simple harmonic motion। सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो बॉडी होती है उसकी वेलोसिटी हम देखते हैं। देखिए बेटा, कल मैंने एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताई थी, कल नहीं परसों शायद डिस्कस किया था। उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि जब कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन में होती है तो उसका प्रोजेक्शन सिंपल हार्मोनिक मोशन में होता है, चाहे वो एक्स एक्सिस पे हो चाहे वो वाई एक्सिस पे हो। और हमने ये डिस्कस किया था कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन होती है। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन रीजन है प्रोजेक्शन की एक्सीलेशन का, क्योंकि प्रोजेक्शन किसका है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। इसका मकसद है प्रोजेक्शन की एक्सीलेशन का ताल्लुक किसके साथ होगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की एक्सीलेशन के साथ होगा। और हमने देखा था कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन होती है। इसका मकसद है कि प्रोजेक्शन की एक्सीलेशन का ताल्लुक सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन से होगा। और सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन का जो कंपोनेंट था ए सी कॉस थीटा, उसके साथ था जो है वो प्रोजेक्शन की एक्सीलेशन का ताल्लुक। क्योंकि प्रोजेक्शन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का था, प्रोजेक्शन के अंदर एक्सीलेशन होती है, तो प्रोजेक्शन की एक्सीलेशन का ताल्लुक उस चीज के साथ होगा जिसका वो प्रोजेक्शन है। और वो प्रोजेक्शन किसका था? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का था। और हमने देखा था कि एक्सीलेशन ऑफ द प्रोजेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ए सी कॉस थीटा के साथ, क्योंकि ए सी कॉस थीटा का डायरेक्शन टुवर्ड्स मीन पोजीशन था, हॉरिजॉन्टल वाला। अगर वर्टिकल वाला देखेंगे तो वर्टिकल वाले की एक्सीलेशन का ताल्लुक ए सी साइन थीटा के साथ होगा। ठीक है, ये हमने देखा था। तो जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के प्रोजेक्शन की एक्सीलेशन का ताल्लुक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की एक्सीलेशन के साथ है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर तो प्रोजेक्शन की एक्सीलेशन वेलोसिटी का ताल्लुक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की वेलोसिटी के साथ होगा। जैसे प्रोजेक्शन की एक्सीलेशन का ताल्लुक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की एक्सीलेशन के साथ होता है, इसी तरह से प्रोजेक्शन की वेलोसिटी का ताल्लुक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की वेलोसिटी के साथ होता है। और प्रोजेक्शन के अंदर लीनियर वेलोसिटी होती है, तो यहाँ पे टेंजेंशियल वेलोसिटी के साथ ताल्लुक होगा, रोटेट एंगुलर के साथ नहीं होगा। क्योंकि प्रोजेक्शन के अंदर जो वेलोसिटी होती है ना, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी होती है, और रोटेटरी मोशन के अंदर जो ट्रांसलेटरी वेलोसिटी होती है वो टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है। एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर क्वांटिटी है, लीनियर क्वांटिटी नहीं है। तो इसका मकसद क्या हुआ? इसका मकसद ये हुआ कि वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन is related with velocity of particle executing simple harmonic motion, sorry, uniform circular motion।
है। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर वेलोसिटी कौन सी होती है? टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है बेटा। इस तरह से सपोज करें ये बॉडी पॉइंट बी पे है, जब ये बॉडी पॉइंट क्यू पे आ जाती है तो वेलोसिटी टेंजेंशियल हुई। ये वेलोसिटी टेंजेंशियल के होंगे दो कंपोनेंट, ये थीटा और ये थीटा होंगे बराबर। इस हिसाब से ये हो जाएगी v cos थीटा, ठीक है, और ये हो जाएगी v sin थीटा। तो देखिए बेटा वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बनते हैं, ये थीटा बराबर होगी, थीटा के हिसाब से ये v sin थीटा होगा, v cos थीटा होगा। अब v sin थीटा का डायरेक्शन टुवर्ड्स मीन पोजीशन है। इसका मकसद है कि वेलोसिटी का ताल्लुक टेंजेंशियल वेलोसिटी के किस कंपोनेंट्स के साथ होगा? ये होगा v sin थीटा के साथ। तो आप कहोगे कि वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन, ठीक है, ये ऑलवेज टुवर्ड्स नहीं होती इसलिए नेगेटिव नहीं लगाते, इज इक्वल टू हो जाएगी v sin थीटा, ठीक है बेटा। अब आपको पता है v होती है r ओमेगा इंटू साइन थीटा। अगर पहले दिन की चीजें आपको याद है तो r हमने किया था x नॉट ओमेगा और इंटू साइन थीटा, ये हो जाएगा फार्मूला, ठीक है। तो आप कहोगे कि वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन, ये फार्मूला किसी भी जगह का मैं ले रहा हूं, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, किसी भी टाइम पे अगर वेलोसिटी आप कैलकुलेट करना चाहे पार्टिकल की तो उसका फार्मूला है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा इंटू साइन थीटा। इक्वेशन हो जाएगी आपके पास 1। क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन बॉडी जब इस तरह मूव करती है तो वेलोसिटी प्रोजेक्शन आपने देखा था ना, इस तरह से प्रोजेक्शन जब मूव करता है, प्रोजेक्शन इस तरह मूव करता है तो वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन भी इस तरह होती है, v sin थीटा भी इसी तरह से होती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास कि वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन इज इक्वल टू v sin थीटा। अब आपको पता है, क्या पता है आपको? सब पता है आपको, पढ़ने के सिवा सब पता है आपको। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां से आप कर सकते हो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां से आप कर सकते हो साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रेडिकल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है बेटा। अब देखिए आपको पता है कि साइन थीटा हो जाएगा कॉस थीटा। अगर आपको फर्स्ट डे की या सेकंड डे की कैलकुलेशन याद है तो उसके अंदर हमने किया था कॉस थीटा होता है एक्स अपान एक्स नॉट, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान एक्स नॉट स्क्वायर। एलसीएम होगी एक्स नॉट, ठीक है। एलसीएम के बाद साइन थीटा हो जाएगी इज इक्वल टू एलसीएम होगी तो ये एक्स नॉट स्क्वायर होगा, एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान हो जाएगा एक्स नॉट स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए अब ये हो जाएगा आपके पास साइन थीटा हो जाएगा अंडर रेडिकल एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान एक्स नॉट कर सकते हैं, क्योंकि ये अकेला होल स्क्वायर है, अकेले होल स्क्वायर को आप निकाल सकते हैं, इन दोनों को नहीं निकाल सकते। रखे इक्वेशन में पुटिंग साइन थीटा इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 के अंदर पुट करें तो वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन हो जाएगी इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा इंटू साइन थीटा की जगह पे हो जाएगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान हो जाएगा एक्स नॉट। तो वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन हो जाएगी ओमेगा अंडर रेडिकल एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या ये भी कर सकते हैं ओमेगा होता है अंडर रेडिकल के अपान एम, आज हमने किया है बेटा, इनटू एक्स नॉट स्क्वायर माइनस
एक्स स्क्वायर। तो किसी भी जगह पे अगर वेलोसिटी आपने फाइंड करनी है तो ये फार्मूले आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये वेलोसिटी के फार्मूले, वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन के फार्मूले। ठीक है, अब देखिए, अब वेलोसिटी सेकंड फार्मूला हम करते हैं, वेलोसिटी एट एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन पे आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के बराबर होता है, कर सकते हैं आप। वेलोसिटी मिनिमम होगी क्योंकि जीरो होती है बेटा, इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रेडिकल एक्स नॉट स्क्वायर, और एक्स भी किसके बराबर है, एक्स नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये हो जाएगी जीरो बेटा। हमने थ्योरेटिकली भी पढ़ा था कि एक्सट्रीम पोजीशन पे जीरो होती है, फार्मूला भी कहता है एक्सट्रीम पोजीशन पे जीरो होती है। तीसरी बात बेटा, वेलोसिटी एट मीन पोजीशन, और आपको पता है वेलोसिटी मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होती है। हमने थ्योरेटिकली डिस्कस कर लिया है कि वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है मीन पोजीशन पे। फार्मूला कर ले बेटा, कि फार्मूला कौन सा होगा, ये हो जाएगा फार्मूला वेलोसिटी मैक्सिमम का इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रेडिकल एक्स नॉट स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रेडिकल ओमेगा इंटू एक्स नॉट स्क्वायर। देयरफॉर वेलोसिटी मैक्सिमम का फार्मूला होगा ओमेगा इंटू एक्स नॉट, या आप इसको कर सकते हैं जनरल टर्मिनोलॉजी के साथ कि वेलोसिटी आल्सो डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड। जितना एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा वेलोसिटी ज्यादा होगी, इसलिए टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट हो जाएगा किसके, एम्पलीट्यूड। देखिए ये आ गए फार्मूले। तो ये हो गए आपके पास फार्मूले। एक रिलेशन आता है बेटा, इसके अंदर ये रिलेशन क्या होता है, मैक्सिमम वेलोसिटी और मैक्सिमम एक्सीलरेशन के साथ। रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम वेलोसिटी एंड मैक्सिमम एक्सीलरेशन मैक्सिमम। ठीक है, दोनों के दरमियान क्या रिलेशन होता है बेटा, देखें एक्सीलरेशन मैक्सिमम होती है एक्सीलरेशन मैक्सिमम होती है माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू एक्स नॉट, और वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, अभी हमने की है, ओमेगा इनटू एक्स नॉट। कर दें इक्वेशन 2, डिवाइड करें दोनों को, तो एक्सीलरेशन मैक्सिमम अपॉन वेलोसिटी मैक्सिमम एक फार्मूला ये आता है। बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट इसके ऊपर भी हो जाते हैं। ठीक है, जैसे टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसीज वगैरह दी जाती है, ये भी हो सकता है। अपॉन वेलोसिटी मैक्सिमम इज इक्वल टू माइनस 2 पाई अपॉन टी, ये भी हो सकता है। एक्सीलरेशन मैक्सिमम अपॉन वेलोसिटी मैक्सिमम इज इक्वल टू माइनस 2 पाई एफ बी हो सकता है। सब के सब फार्मूले आप इस्तेमाल कर सकते हैं मुख्तलिफ कंडीशंस के अंदर। तो ये हमारे फार्मूले कंप्लीट होते हैं बेटा। अब कुछ क्वेश्चन है 5-6 मैंने कलेक्ट किए, और भी क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन ये आज इक्वेशंस हमने किए तो उस हिसाब से 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, अब देखें जो है वो क्वेश्चन सिंपल से, इतने मुश्किल नहीं है, माशाल्लाह आप भी कर लोगे, इंटेलिजेंट बच्चे हो। तो देखिए इसके अंदर हमारे